नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, आज हम आपके सामने लेकर आ रहे उपस्थित हुए हैं ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा के न्यू बुक से भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। साथियों, मैं आपको हर दिन ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट प्रैक्टिस करवाता हूं आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी। और साथ ही साथ मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी लेकर उपस्थित होता हूँ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बुक से और आपका घटना चक्र से। और घटना चक्र से मैंने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपको घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स और क्वेश्चन के साथ साथ मेरे द्वारा पढ़ा गया मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको कराया जा रहा है पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ। तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इतना कर रहे हैं तो आपका कहीं भी कोई रिजल्ट में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपके भाई ने 2 बार इस एग्जाम को फोड़ा है, पीटी और मेंस दोनों। आइए साथियों, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न फिक्स है। मतलब भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में जो है ये पॉलिटी का संवर्ग है। और आपको पता है कि बिहार दरोगा में पॉलिटिक्स से 9 से लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक प्रश्न आपका बिहार दरोगा में संवैधानिक विकास से पूछा जाता है। और भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त परिचय को हम लोग करने वाले हैं। भारतीय संविधान के विकास का जो परिचय है, इसको हम लोग 2 टर्मों में बांटते हैं साथियों। पहला टर्म है 1773 से लेकर आपका 1857 तक का टर्म। और उसके बाद दूसरा टर्म है आपका 1857 से लेकर आपका 1947 तक का टर्म। ये आपका है कंपनी शासन और ये है आपका ब्रिटिश सरकार का शासन। मतलब इस समय 1773 से लेकर 1857 तक जो है भारत में कंपनी रूल था और कंपनी के लिए ही रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट बनकर आता था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन सीधे-सीधे इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चला जाता है। और उसके बाद जो बनकर आता है साथियों, उसके द्वारा जो भारत में शासन चलाया जाता है तो उसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं। तो भारत शासन अधिनियम की शुरुआत 1857 के बाद होती है। और उससे पहले आपका रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट आता है। तो भारतीय संविधान के विकास को 2 क्रमों में बाँटा जाता है, 1773 से लेकर 1857 तक का काल और 1857 से लेकर 1947 तक का काल, जिसमें आप लोग को कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन सब पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में हूबहू छप जाते हैं साथियों। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग पूरा आपको हम वो भी बताएँगे, जोर देकर वो भी करवाएँगे जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसे प्रश्न को आपको कराया जाएगा। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो आप लोग समझ गए हैं? तो अगर कभी कोई पूछ दे कि कितने वर्गों में बाँटा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा 2 वर्गों में बाँटा गया है। ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी एवं बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा जीते लिए जाने के बाद देखिए, प्लासी की लड़ाई जो है सिराजुद्दौला और आपका इसके बीच में रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला को जो है उसी का खुद सेनापति मीर जाफर के गद्दारी का शिकार होना पड़ा था साथियों। और बक्सर का युद्ध जो है, इसमें आपको पता ही है कि 3-3 सेनाओं की संयुक्त हार हुई थी हेक्टर मिंडो के साथ। और इसके बाद पूरे भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। अंग्रेजों के द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कसा। हमारे साथियों, मच्छर का प्रवेश हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कसा। एक सेकेंड। क्षमा चाहते हैं साथियों अनइंटरप्शन के लिए। ये जो मच्छर है ये इंटरप्ट कर दिया साथियों। मतलब देखिए, समय समय पर कई एक्ट पारित किए गए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी, वे निम्न है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आया वो 1773 में आया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को विनियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह क्या था, पहला कदम था। और इसके बाद हर 20 साल पर आपका रेगुलेटिंग एक्ट आएगा।
ठीक ना? इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद मिला। मतलब बंगाल के जो गवर्नर थे, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। और लॉर्ड क्लाइव जो बंगाल के पहले गवर्नर थे, और उसी अब जो है बंगाल का उस गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है साथियों? तो मैं आपको इतिहास भी कराता जाऊंगा, वारेन हेस्टिंग बनता है। ठीक ना? और तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को, और बंगाल जो है, बंगाल सत्ता का केंद्र हो गया साथियों। और बंगाल के अंदर आपका मुंबई और मद्रास को कर दिया गया। मतलब मद्रास और मुंबई का गवर्नर जो है ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर आ गए। और इस एक्ट के तहत पहले प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने। मतलब अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग ही था। लेकिन पहला गवर्नर कौन बना था? तो पहला गवर्नर बना था लॉर्ड क्लाइव। इसी अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, और मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर एलिजा हेम्पे। और अन्य 3 न्यायाधीश थे, चेम्बर्स और लिमस और हाइड। और आपको पता है कि इस समय जो गठजोड़ था वारेन हेस्टिंग और मुख्य न्यायाधीश के, जिसकी वजह से कई निर्दोषों को सजा दी गई थी। जिसके बाद जब वारेन हेस्टिंग वापस लंदन जाता है तो वारेन हेस्टिंग पर क्या महाभियोग चलाया जाता है। और ये पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर क्या चला था? महाभियोग चला था। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित किया गया था। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों का जो है आपका उपहार लेना मना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है ना? इस एक्ट को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया तथा 1774 में से लागू किया गया। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इस एक्ट के तहत कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया तथा मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया, जिसका प्रमुख प्रमुख एक गवर्नर जनरल होता था। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे साथियों। ओके। और आपको पता होगा साथियों कि जब 1857 की क्रांति होगी तो गवर्नर जनरल के 1835 में 1835 में जब आएगा, 1833 का जब आएगा साथियों, तो आपको पता चलेगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। देखिए इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार बनी थी, और इसमें बहुत खामियां थी। जिस खामी के अंदर क्या था कि जो आपका जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो गवर्नर जनरल के अधीन था। इस वजह से दिक्कतें हो रही थी, तो उसको दूर करने के लिए रेगुलेट एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया। और रेगुलेटिंग एक्ट को खामियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। उसके बाद आपका है 1784 का पीस्ट इंडिया एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई। तो पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत किसके तहत हुई? पीस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ठीक। और 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही कौन सा? द्वैध शासन। एक कंपनी के द्वारा तथा दूसरी संसदीय बोर्ड के द्वारा शासन होता था। इसी को क्या कहते थे? द्वैध शासन। मतलब इसमें जो द्वैध शासन था वो राज्य में या केंद्र में द्वैध शासन नहीं था, बल्कि एक कंपनी का शासन था और साथ ही साथ एक संसदीय बोर्ड का शासन था। इस संसदीय बोर्ड का गठन लंदन में किया जाता था। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। मतलब कंपनी का जो राजनीतिक कार्य था और वाणिज्यिक कार्य था उसको पृथक किया गया। किसके द्वारा? 1784 ईस्वी का पीस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा। ओके। आइए साथियों अब आगे चलते हैं। और इसी के तहत मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एवं व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। तो पीस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत ही बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई? 3। क्योंकि 4 आदमी में क्या होता था साथियों कि मत का समान समान विभाजन हो जाता था। इसे जब 3 आदमी किया गया तो कोई 2 अगर पक्ष में रहता था तो जिसके पक्ष में अगर 2 आदमी का पक्ष हो जाता था और अगर उसमें गवर्नर जनरल शामिल रहता था तो निर्णय मान लिया जाता था। इस एक्ट के विवाद को लेकर ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्सो की मिली-जुली सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा था। यह पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामले पर ब्रिटिश सरकार क्या हुई थी? गिर गई थी। ठीक है ना? क्योंकि लॉर्ड नॉर्थ की सरकार को यह इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि वही था जिधर गवर्नर जनरल हो जाता था तो उधर एक और हो जाता था, तो सारा कुछ पारित हो जाता था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पूरा कंट्रोल था। 1793 का चार्टर अधिनियम आया। मतलब अब 20 साल हो गया 1773 से 1793। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व से देनी।
मतलब अब भारत में काम करने वाले जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे, उनका वेतन आदि कहाँ से दिया जाता था? तो उनका वेतन और आदि भारत से ही दिया जाने लगा। अब आइए मोस्ट इम्पोर्टेंट 1813 का चार्टर अधिनियम। ये चार्टर अधिनियम इसलिए इम्पोर्टेंट है साथियों कि 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही भारत में ब्रिटिश कंपनियों का एकाधिकार लगभग समाप्त हो गया और चीनी के साथ रह गया और चीन के साथ रह गया। मतलब चीन और चीन चीनी और चाय के व्यापार के साथ एकाधिकार रह गया और बाकी सभी एकाधिकार खत्म कर दिया गया। किसके तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष भारतीय विद्वान और 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष जो है भारतीय विद्वान और शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए देने की बात कही गई। लेकिन स्रोत क्या है इसका? तो इसका स्रोत है बिपिन चंद्रा। इस एक्ट के तहत पहली बार भारत पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किसके तहत मिली? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। और ये इसलिए था कि 1 लाख रुपया जो दिया जा रहा था वो भारतीय शिक्षा को नहीं बल्कि इसी ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार के लिए दिया जा रहा था। और पहली बार 1813 से ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़नी स्टार्ट हो गई और जो है पश्चिमवादी शिक्षा और पूर्ववादी शिक्षा के बीच में विवाद स्टार्ट हो गया। ओके। और 1833 का चार्टर अधिनियम। देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। मैंने आपको पहले भी बताया था साथियों यहाँ पे। ओके। और बनाया गया और पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक बने, वही जो सती प्रथा का अंत करते हैं। ठीक ना? और ये कब बने थे? और ये क्वेश्चन जो है 22/12/2019 को आ चुका है बिहार दरोगा में। ओके। 1834 ईस्वी में गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि आयोग की अध्यक्षता मैकाले ने की और यही मैकाले का रिपोर्ट कब आता है? 1835 ईस्वी में आता है। और यही मैकाले के आयोग अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मैकाले की इसी रिपोर्ट को कहा जाता है। और इसके बाद लॉर्ड मैकाले जो है वो पूर्ववादी और पश्चिमवादी शिक्षा में पश्चिमवादी शिक्षा पर बल देता है और कहता है कि पूरी लाइब्रेरी जो है भारतीय शिक्षा की वो इंग्लैंड के एक किताब के सामने क्या है? फीकी है। ये लॉर्ड मैकाले का कथन है। और लॉर्ड मैकाले फिर कहता है कि ये जो 1 लाख रुपया है, ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपया किसे दिया जाए? ईसाई मिशनरियों को और अंग्रेजी शिक्षा देने वाले संस्थानों को दिया जाए। और तभी से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का व्यवसायीकरण स्टार्ट हो गया साथियों। और आज तक अंग्रेजी शिक्षा का व्यवसायीकरण चलता आ रहा है। और ऐसे समय में भारतीय खास करके बिहारी युवाओं को अंग्रेजी की समस्याओं की वजह से बहुत समस्याओं को सामना करना पड़ता है। तो आप लोग क्या कीजिए। और बिहार में ऐसी व्यवस्था है कि बिहार में क्लास 10 तक इंग्लिश की कोई महत्ता नहीं है। इस वजह से बिहारी बच्चे इंग्लिश को पढ़ना भी पसंद नहीं करते हैं और उनका बेस कमज़ोर हो जाता है और भविष्य में उन्हें समस्या होती है। सो डियर फ्रेंड्स, आप अपने आस-पास में छोटे भाई-बहन को क्या कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि वो बचपन से इंग्लिश पढ़ें। ओके? इसी इसी एक्ट के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंधित किया गया और प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था साथियों? तो लॉर्ड एलन बरो ने लगाया था। किसने? लॉर्ड एलन बरो ने। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया और और भारत को केवल धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरुद्ध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए। अगर क्वेश्चन आए कि कंपनी का पहली बार व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। लेकिन पूर्ण रूप से कब समाप्त किया गया साथियों? तो पूर्ण रूप से समाप्त किया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। अगला है चार्टर अधिनियम 1853। इस अधिनियम के द्वारा संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप धारण किया। किसने? चार्टर अधिनियम 1853 ने। ओके। भाई एक सेकेंड। तो 1853 का हम लोग पढ़ रहे हैं। अब कहता है सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई और पहली बार सिविल सेवा परीक्षा में शामिल किया गया। तो पहली बार सिविल सेवा परीक्षा कब हुआ? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ। लेकिन 1853 से लेकर 1920 तक यह परीक्षा सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती थी साथियों? लंदन में होती थी। ओके। और इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों के लिए 6 विशेष सदस्य जोड़कर विस्तार दिया तथा विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया। इसके द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया गया।
आइए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। आपको बताए थे कि जब रेगुलेटिंग एक्ट खत्म हो जाता है और भारत में भारत शासन अधिनियम आना स्टार्ट हो गया, तो समझ जाइए कि भारत में अब किसका अधिकार स्थापित हो गया है, तो इंग्लैंड की सत्ता का अधिकार स्थापित हो गया और कंपनी के हाथों से सत्ता छीन ली गई है। तो भारतीय मामले पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया और महारानी और भारत की जनता क्या हो गई, महारानी की जनता हो गई। और लॉर्ड मिंटो ने इसे कहाँ पढ़ा था, तो मिंटो पार्क इलाहाबाद में पढ़ा था और वहीं पर उसने बताया था, लॉर्ड कैनिंग ने मिंटो पार्क इलाहाबाद में, कि ये जो जितने भी आपके क्या हैं, जो भारत की जनता महारानी की जनता है और भारत की जनता के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसे कि महारानी क्या करती है, ब्रिटेन की जनता के साथ करती है। तो भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया, जो कि आप आगे जाके देखिएगा मार्ले मिंटो। इसमें मार्ले क्या है, वायसराय, और मिंटो क्या है, सचिव है। या लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो मॉन्टेग्यू क्या है, सचिव है, और चेम्सफोर्ड क्या है, वायसराय है। इस तरह से यहीं से क्या होता है, भारत के लिए एक सचिव के नियुक्ति स्टार्ट हो जाती है। वो अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इसके द्वारा भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी। 15 सदस्यों को भारतीय परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य भारतीय सरकार द्वारा, सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का वायसराय की उपाधि दी गई और पहला वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग बना। कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बना। तो देखिए बहुत सारे प्रश्न करवाए जा चुके हैं इसमें। ऐसे ऐसे धमाकेदार प्रश्न है जो कि एग्जाम में आ जाते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं। और डिटेल कॉन्सेप्ट के द्वारा बुक तो बस सिर्फ क्या है, पीपीटी के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला वाइसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई और इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। और वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया। इसमें आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। 1862 ईस्वी में केनी ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में क्या किया था, मनोनीत किया था। और वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, जो कि अभी तक बना हुआ है। और ये क्या है, 1 2 3, जो कि अभी राष्ट्रपति के पास है। भारत का राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करता है। तो प्रश्न बहुत बार आए हैं कि भारत का राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, यह अध्यादेश जारी करने की प्रवृत्ति पहली बार कहाँ से आई थी? यह आई थी 1861 के भारत परिषद अधिनियम। कहाँ से? 1861 के भारत परिषद अधिनियम से आई थी साथियों, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उठा रख दिए हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। वायसराय को विशेषाधिकार, आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार। और इसी के तहत 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय, ठीक है। 1873 ईस्वी में अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। और जनवरी 1884 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टार्ट कब हुए थी? 1600 ईस्वी में हुआ था, लंदन में। और इसका जो भंग है वो 1884 ईस्वी में कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876। गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। यानी कि पीडब्ल्यूडी जो है, पीडब्ल्यूडी, ये इसी समय आया था, कब? 1867 में। और 28 अप्रैल 1876 ईस्वी के घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित की गई। और इस समय वायसराय जो था आपका कौन था? लॉर्ड लिटन था साथियों, लॉर्ड लिटन, जो कि छोटा वायसराय था। और इसीलिए प्रश्न भी आता है कि उपाधि देने की शुरुआत किसके शासन काल में हुई थी? तो उपाधि ने देने की शुरुआत लॉर्ड लिटन महोदय के शासन काल में हुई थी। और लॉर्ड लिटन ने ही 1876 में महारानी को भारत की सामग्री घोषित की थी। मतलब भारत की सब कुछ, भारत की साम्राज्य कौन है? तो महारानी विक्टोरिया। 1892 ईस्वी में इस समय आपका कांग्रेस का गठन हो गया था। और कांग्रेस ने बहुत जिद किया कि हमको सिर्फ बैठा के रखते हो, विधान परिषद में क्वेश्चन उश्चन पूछने देते नहीं हो, तो विधान परिषद में हमको लेने का क्या जरूरी। तो फिर पहली बार कांग्रेस के अधिक मांग पर 1892 ईस्वी में ही पहली बार भारतीय परिषद में, विधान परिषद में भारतीयों को भी प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। परंतु वे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। मतलब एक वो प्रश्न पूछा, जो जवाब दिया सो दिया,
फिर दोबारा प्रश्न नहीं पूछ सकते। जैसे आप पूछे कि सर ही बताइए कि 1833 के एक्ट के तहत अगर कंपनी का सारा अधिकार समाप्त कर दिया गया, तो फिर कंपनी क्या कर रहा था? कंपनी का अधिकार समाप्त था, मतलब कंपनी के साथ-साथ ब्रिटिश लोग भी व्यापार कर पा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी व्यापार करना बंद कर दिया था। एकाधिकार का मतलब है कि जब उससे पहले सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही व्यापार करती थी और कंपनी के अलावा कोई निजी व्यापारी व्यापार नहीं करता था। अब अंग्रेज में इंग्लैंड में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति आ गई थी, तो सबों के लिए भारत का व्यापार खुलना था, इसलिए व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। ठीक है, तो आप दो तीन क्वेश्चन पूछिए, हम जवाब देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या था, एक प्रश्न पूछा गया और वही समाप्त। पहली बार कार्यकारी परिषद के प्रश्न पूछने पर अधिकार और बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया, परंतु वे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे। इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की भी शुरुआत हुई। और प्रत्यक्ष मतलब क्या है? गुप्त मतदान वाला सिस्टम आया। ओके, कहता है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? मार्ले मार्ले मिंटो अधिनियम। सांप्रदायिक पंचांग, सांप्रदायिक, क्योंकि इसके बाद भारत में जो हिंदू मुस्लिम का बीज बोया जाता है वो कभी खत्म नहीं होता, और इसीलिए तो मार्ले ने मिंटो को फोन करके कहा था कि रे भाई मिंटो, हम जो इस बार भेज रहे हैं तोरा लिए भारत शासन अधिनियम, ये जो है विष की दांत है, और हम भारत में ऐसा विष का दांत बो रहे हैं जो एक दिन भारत का क्या करेगा? मटिया मेट कर देगा, भारत को दो भागों में बांट देगा। ओके, और हुआ भी वही, हम लोग क्या हुए? भारत का दो टुकड़ा हुआ। इस अधिनियम के द्वारा मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, और ये क्वेश्चन आ चुका है। कहता है मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से किसे जाना जाता है? 1909 के भारत शासन अधिनियम को जाना जाता है, और इसमें विधायी परिषद का एक और अधिकार विस्तार करने तथा अधिक प्रतिनिधि एवं प्रभावी बनाने के संबंध उपबंध किए गए। और वायसराय की कार्यकारी परिषद के साथ साथ प्रांतीय कार्यकारी परिषदों में एक भारतीय व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो वायसराय के कार्यकारी परिषद में बोला कि एक भारतीय होगा ही होगा, तो ये जो पहले भारतीय थे ये कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और सदस्यगण बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे तथा बहस कर सकते थे, मत दे सकते थे। अब देखिए, पहले बिना प्रश्न पूछने का जवाब, आप बहस करने का भी जवाब अधिकार दिया गया। और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का क्या कहा जाता है? जनक, क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने ही क्या लाया था भारत में? सांप्रदायिक पंचांग लाया था। ठीक है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मुस्लिम लीग की स्थापना करने में भी किसका योगदान है? लॉर्ड मिंटो का। कब हुआ था? 1906 में। यही चढ़ा बढ़ाकर मुस्लिम लीग की गठन करवाया था। इस अधिनियम, अब देखिए 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ये मॉन्टेग्यू क्या है? वही भारत सचिव है, और ये चेम्सफोर्ड है, क्या है? वायसराय। आपको बताए थे कि सचिव और वायसराय की जो व्यवस्था है ये 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्टार्ट हुआ था। बहुत बार प्रश्न आता है कि सचिव के पद का सृजन कब किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। इसलिए हम एक दो बार रिवीजन मारते जा रहे हैं आपको, ताकि जो प्रश्न बार बार आते हैं उस प्रश्न में आपको कोई समस्या ना हो। नए प्रश्न तो सभी बच्चों का गलत होता है, लेकिन अगर पुराने मंजे हुए प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस क्या हो जाएंगे साथियों? कम हो जाएंगे। ओके, देखिए 1919 का चार्टर अधिनियम, मॉन्टेग्यू सुधार अधिनियम को देख लेते हैं, या भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदन, तो क्वेश्चन बहुत बार आ गया है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का स्थापना की गई थी, और प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। ये हमारा था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60। कितनी थी? 60 थी, और जिसमें 34 क्या थे? निर्वाचित होते थे। इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, लेकिन बिहार दरोगा में नहीं, बीपीएससी में आया है कि प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? तो लियोनस कार्टस थे। प्रणाली का प्रारंभ किया गया। भारत सचिव के अधिकार को अधिकार दिया गया कि वह भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इसके तहत 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अब 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई की सिफारिश। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी कब मिला? तो इसी समय मिला, इसके तहत भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ओके, तब तक महिलाओं ने जो है स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लिया था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन पर सिद्धांत को विस्तारित कर दिया था। किसने? ये जो है
इसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने जो पृथक निर्वाचन था जो कि 1919 में सिर्फ मुस्लिमों को द्वारा दिया गया था उसे बढ़ा दिया। अब आइए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिससे भारत का लगभग 70% संविधान कहाँ से लिया गया, यहीं से लिया गया। इसलिए पूछा जाता है कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है भारत शासन अधिनियम 1935 का। और ये सबसे जटिल दस्तावेज था साथियों, और इसी जटिल दस्तावेज को आसान कर कर लिखा गया है भारतीय संविधान। ठीक, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी, परंतु प्रस्तावना नहीं थी। और प्रस्तावना को क्वेश्चन भी आया है कि जो भारत शासन अधिनियम था 25/8/2019 को क्वेश्चन आया था कि जो भारतीय प्रस्तावना थी, तो भारतीय शासन अधिनियम जो प्रस्तावना था वो क्या था कि नहीं था, भारत शासन अधिनियम में तो नहीं था। इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान था, जिसे 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों को मिलाकर बनाना था जो स्वेच्छा से संघ में शामिल हो। किंतु देशी रियासतें संधि में शामिल नहीं हुई और प्रस्तावित संघ अस्तित्व में नहीं आया। प्रांतों के लिए संघ सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए क्या था, स्वैच्छिक था। इसीलिए ना जो देशी रियासत था हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, ये सब किसके साथ जाना चाहता था, पाकिस्तान के साथ। ठीक, 6 प्रांतों में 2 सदन बने जिन्हें विधान परिषद और विधानसभा कहा गया। शेष प्रांतों में केवल विधानसभा नामक एक सदन बना। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर क्या कर दिया गया, स्वायत्त कर दिया गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किसके द्वारा किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन का स्थापना की गई और इसमें गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जो व्यवस्थापिका के प्रतीका थी, उत्तरदायी थी। इस अधिनियम के द्वारा 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश होते थे। और न्यायालय में संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल कहाँ था, तो लंदन को प्राप्त थी। मतलब न्यायालय का अगर कोई भी उच्च मुद्दा हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, प्रीवी काउंसिल के पास। और प्रीवी काउंसिल सिर्फ और सिर्फ कहाँ बैठता था, लंदन में बैठता था। ठीक है ना। और इसी के द्वारा जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो भारत शासन अधिनियम के तहत ही 1937 में बना था, जो कि अभी अपना सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में है, वो इसी के तहत बना था साथियों। ठीक है ना। अगला देखिएगा, था 1935 के अधिनियम में विषयों के 3 श्रेणियों में बांटा गया था, संघ सूची, प्रांतीय सूची और संपत्ति सूची, जो कि अभी तक बटा हुआ है। और कुछ संघीय विषय जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी जनजातीय मामले आदि आरक्षित विषय थे, जिनका प्रशासन विशिष्ट रूप से केवल वायसराय एवं गवर्नर जनरल को ही प्राप्त। 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक कर दिया गया था। ओके। बर्मा को भारत से 1937 में पृथक कर दिया गया एवं सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को अलग किया गया। बर्मा भारत से किसके तहत अलग हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग हुआ साथियों। आइए 1935 के अधिनियम पर भारतीय द्वारा प्रतिक्रिया। जवाहरलाल नेहरू ने इसे अप्रजातांत्रिक, अनैच्छिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी थी। इसे दासता का नया चार्टर, गुलामी का अधिकार पत्र कहा एवं इसे एक कर जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जिन्ना ने कहा था इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और अस्वीकृत बतलाया। मदन मोहन मालवीय ने इसे बाह्य रूप से जनतंत्रवादी एवं अंदर से खोखला बताया था। अम्बेडकर, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः स्थापित कर दिया गया है। मतलब जब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया तो बड़े भाग को शामिल कर लिया, तो उन्होंने कहा कि इसलिए मुझे क्षमा नहीं मांगना। 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, यहाँ से एक प्रश्न हर बार आ जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता हम लोगों के लिए वो फल था जिसको चखने के लिए हमारे करोड़ों लाखों वीर सपूतों ने श्रद्धांजलि दे दी। फांसी के फंदे को हंसते हुए चूम कर मर गए थे भगत सिंह, क्योंकि उन्हें चाहिए था भारत माँ की स्वतंत्रता। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर वंदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे साथियों। इसी अरमानों के उड़ते हुए ख्वाब में भारत के कई वीर सुपुत्रों ने अपनी बलिदान को दिया, तब जाकर आज भारत माँ आज़ाद है। और इस भारत माँ की आज़ादी के बाद अभी तक भारत क्या है, पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हो पाया है साथियों। गुलामी से, दास्ता से, छुआछूत से, भाई भतीजावाद से, आतंकवाद से, इन सबों से हम लोग आज भी ग्रसित हैं। स्वायत्तवाद से, संप्रभुता से, क्या है, भारत जातिवाद के दंश से
आज तक भारत आज़ाद नहीं हो पाया है साथियों। तो आज़ादी के इस महत्व को समझना है, तो वीर महापुरुषों के बलिदानों को पढ़े, जाने, समझे। हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 15 जुलाई 1947 ईस्वी को हाउस ऑफ लीड्स द्वारा 16 जुलाई 1947 को पारित कर लॉर्ड माउंटबेटन को 3 जून 1947 को कार्य योजना की कानूनी जामा पहनाने को कहा था। और फरवरी में ही कह दिया था एटली, जो कि लेबर पार्टी की सरकार आई, क्लीमेंट एटली, उन्होंने कहा कि हम भारत को जो है अक्टूबर तक आज़ाद कर देंगे। और प्रस्ताव लाया, और प्रस्ताव जो है 15 जुलाई 1947 को वहाँ के लोकसभा यानी कि कॉमन्स हाउस और वहाँ के राज्यसभा यानी कि लॉर्ड्स के द्वारा पारित कर दिया गया। और 3 जून 1947 को भारत में आ चुके थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत में क्या करने वाले थे, तो भारत को आज़ाद करने के लिए आए थे। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश क्राउन द्वारा स्वीकृत कर इसमें 20 धाराएं दी थी। इस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान नामक दो नए राष्ट्रों का गठन का प्रावधान था। दोनों प्रस्तावित राष्ट्रों में संविधान सभाओं को विधानमंडल एवं संविधान निर्माण का दोहरा कार्य प्रदान किया गया। नए संविधान पारित हो जाने तक दोनों राष्ट्रों तक सभी को शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुरूप ही चलाया जाना था। इस एक्ट ने देशी रियासतों से ब्रितानी सम्राट की संप्रभुता या अधिराज को समाप्त कर दिया। तो इसी एक्ट के तहत भारत शासन अधिनियम, जो स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट था 1947, जिसके तहत भारत माँ प्रतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद हो गई और अपने बच्चों के हाथों में भारत माँ की बेड़ियां आ गई। लेकिन उस बेड़ियों को हम लोग आज तक सिर्फ कसते ही जा रहे हैं, ढीला नहीं किए हैं साथियों। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने का, स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया। किसे? स्वतंत्र राष्ट्रों को और क्या है, नोट, सिलहट असम जिले ने जनमत संग्रह से पाकिस्तान के पक्ष में मत दे दिया था। तो असम जो है ये जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में चला गया था। लेकिन देशी रियासतों और उनके शासकों के संबंध में ही हिंद रजिस्ट्री द्वारा किए गए जाने वाले सभी प्रकार के कार्य, सभी संधियों और समझौते 15 अगस्त 1947 को व्यापकत हो जाने थे। मतलब 15 अगस्त 1947 को जितना भी अंग्रेजों ने संधि किया था, सारा समाप्त था। अब देखिए बड़ी समितियां व उनके अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी समिति का काम था भारत को जोड़ना और 562 देशी रियासतों को एक जोड़कर भारत संघ का निर्माण करने वाले हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जितनी हो सके उतनी श्रद्धांजलि, शत शत नमन। और प्रारूप समिति के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान का पूरा प्रारूप खाका इन्होंने ही तैयार किया था। प्रारूप का मतलब होता है जैसे कि आप मकान बनाना है तो आप पहले नक्शा बनवाते हैं, तो नक्शा को पूरा बनाने का काम किसने किया था? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय ने किया था। और इनका निर्माण दिवस जो है वो तो है ही, लेकिन 6 दिसंबर को, लेकिन 14 अप्रैल को इनका जन्म दिवस विजडम डे के रूप में मनाया जाता है। और 14 अप्रैल तो अभी था ही, तो आप लोग देखे होंगे। लेकिन लोग इन्हें पढ़ते नहीं हैं, इन्हें समझते नहीं हैं, ये जानते नहीं हैं। बस इनके नाम पर क्या करते हैं? राजनीति करती है। यही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको पता है कि भीमराव अम्बेडकर बोरा लेकर जाते थे और क्लास के सबसे कॉर्नर में बैठते थे और उनके बोरे को कोई हाथ नहीं लगाता था, फिर भी वो शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मुझे कोने में बैठाया जा रहा है तो मैं शिक्षा ग्रहण नहीं करूँगा। और डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर जो उनका टाइटल है साथियों, याद रखने वाली बात है, जानने वाली बात है। और सर्वेश्वर आपको बता रहा है कि अंबेडकर जो इनका टाइटल है, ये अंबेडकर टाइटल इनके एक ब्राह्मण गुरु थे और उन्होंने इन्हें बहुत दुलार और प्यार दिया, जिस वजह से इन्होंने अपने नाम में अपने गुरु का नाम जोड़ लिया अंबेडकर, और बन गए वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि छुआछूत उस समय कितना था, बहुत समस्या था, फिर भी इन्होंने पढ़ाई से पीछे हाथ नहीं खींचा। और आज के युवा क्या है, छोटी सी घटनाओं के बाद बंदूक उठा लेते हैं, छोटी सी घटनाओं के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं। साथियों, जब हमारे वीर महापुरुषों ने हजारों वर्षों तक, 200 वर्षों तक संघर्ष कर कर भारत माँ को आज़ाद करा दिया, हम और आप 2-4 साल संघर्ष करके अपने उम्मीदों को, अपने सपनों को नहीं पा सकते हैं। मौलिक अधिकार, अब और इतना याद रखिए साथियों, उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से ज्यादा खतरनाक है। और सितारे सितारे सिर्फ आसमान में नहीं चमकते, मेहनत करने वालों के कंधों पर भी सितारे चमक जाते हैं। तो जी जान से मेहनत कीजिए, रात हो या दिन, दिन हो या रात, जब पढ़ने का मन करे तब पढ़िए। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों सरदार वल्लभ भाई पटेल
एवं जनजातीय वर्गीकृत व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के थे डॉक्टर जे बी कृपलानी अध्यक्ष और अल्पसंख्यक उप समिति के थे एच सी मुखर्जी। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी कौन थे? एच सी मुखर्जी थे साथियों। प्रक्रिया नियम समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के लिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति के लिए से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए प्रारूप समिति, जिससे हर बार प्रश्न आता है, प्रारूप समिति जो कि फरमा बनाने वाली समिति थी साथियों। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। डॉक्टर के एम मुंशी बम्बई से निर्वाचित, सैयद मोहम्मद सादातुल्लाह असम से निर्वाचित मुस्लिम, और एन माधव राव बी एल मित्र के स्थान पर, क्योंकि बी एल मित्र जी का निधन हो गया तो उनके स्थान पर आ गए थे एन माधव राव। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर मद्रास से निर्वाचित निर्दलीय, एन गोपाला स्वामी अय्यर मद्रास से निर्वाचित, और डीपी खेतान बाद में आए थे। 1848 में इनकी मृत्यु हुई के बाद क्या बने थे? टीटी कृष्णाचार्य बने थे। तो ये सभी व्यक्ति, ये जो 6-7 व्यक्ति था, ये किससे संबंधित था साथियों? ये आपका संबंधित था प्रारूप समिति से। अंबेडकर की पहली बार निर्वाचन बंगाल और विभाजन के बाद उनका निर्वाचन बम्बई से हुआ। तो कोई प्रश्न आता है कि अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बंगाल से। और दोबारा इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बम्बई से हुआ था। देश रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासत के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार करते हुए पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। और 9 दिसंबर 1946 को ही क्या था? आपको पहली बार संविधान सभा का गठन हुआ था। और इसी दिन मुस्लिम लीग ने क्या किया था? अलग संविधान सभा की मांग कर दी थी। संविधान सभा के कार्यों के संबंधी समिति, कार्य संचालन समिति के कौन थे? जीवी मावलंकर। कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी। सदन सदन समिति के थे पट्टाभी सीतारमैया। ध्वजवादक समिति या ततर समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रत्यक्ष समिति के थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब छोटी छोटी समितियों के क्या थे? अध्यक्ष थे साथी। आइए आगे देखते हैं। अतः मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए समिति पट्टाभी सीतारमैया और सर्वोच्च न्यायालय के लिए तथा समिति। देखिए अब संविधान सभा में महिला सदस्य, तो संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे साथियों? तो कुल 15 महिला सदस्य थी। यहाँ देखिए अम्बू स्वामीनाथन, एन एनी मैरिस्कॉन, बेगम एजाज रसूल, दयानिधि वेदांत जी, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सुचिता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, और विजय लक्ष्मी पंडित जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जब जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ओके, तो कैबिनेट मिशन के तहत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को गठित हुआ था। और इस समिति में जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, और जॉन मथाई उद्योग मंत्री, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, सी एच भाभा कार्य एवं खनन ऊर्जा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, आसफ अली, अरुणा आसफ अली बनी थी रेलवे एवं परिवहन मंत्री, जगजीवन राम हमारे बिहार के सासाराम के वीर दलित पुरुष बने थे आपके श्रम मंत्री। और मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य थे 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी में लियाकत अली खां वित्त मंत्री। मुस्लिम लीग के 6 सदस्य थे चुंदरी गर वाणिज्य मंत्री, अब्दुल रब नसरत संचार मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री, और गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री। अब भारत आज़ाद हो जाता है और स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल का गठन होता है, और पाकिस्तान अलग होकर चला गया तो मुस्लिम लीग के सभी सदस्य भी चले गए। तो हमने क्या किया साथियों? देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के वैधानिक संघ शोध मंत्री बने थे। ओके, और प्रश्न भी आया था कि राष्ट्रमंडल का विदेशी मामलों के वैधानिक मंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गृह सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले के मंत्री बने थे। गृह सूचना तथा प्रसारण राज्य के मामले। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। और बाद में जब भारत गणतंत्र हो गया तो ये भारत के पहले क्या बनेंगे? राष्ट्रपति बनेंगे। डॉक्टर अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री बने थे। बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री बने थे। और बी आर अम्बेडकर जो है आजाद भारत के पहले विधि मंत्री थे, लेकिन 1951 में नेहरू कैबिनेट से इन्होंने हिंदू कोड बिल पर इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर जॉन मथाई जो है रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री बने थे। सरदार बलदेव सिंह आपके रक्षा मंत्री बने थे। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। सी एच भाभा जो है ये वाणिज्य मंत्री बने थे साथियों। ओके, आइए और देखते हैं। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री बने थे। और
आर के प्रसन्न मुखर्जी वित्त मंत्री और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उद्योग मंत्री बने थे। क्या बने थे? उद्योग मंत्री बने थे साथियों। ठीक। और देखिए अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं, विश्व के प्रमुख देशों के संविधान से लिया गया आदर्श। और ये जो है यहाँ से एक प्रश्न आते हैं, इसे कहते हैं आप लोग संविधान के स्रोत। सबसे पहले हम लोग ब्रिटेन देखते हैं, तो ब्रिटेन जो है यहाँ से लिया गया था संसदीय प्रणाली, संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, परमाधिकार, लेख द्विसदन, ये सब कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? द्वि नागरिकता। तो हमने नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार सब कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। अमेरिका से हमने क्या लिया? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया। ओके। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के गठन और शक्तियां और उपराष्ट्रपति का पद, विधि के समक्ष समान समान न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वित्तीय आपात, निर्वाचित राष्ट्रपति व उस पर महाभियोग, ये सारी प्रक्रिया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद और उस पर लगने वाला महाभियोग और सर्वोच्च न्यायालय और उसका न्यायिक पुनरावलोकन और उसका राष्ट्रपति को दिया जाने वाला क्या चीज? उपदेश, ये सभी हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए। और नीति निर्देशक तत्व क्या है साथियों? तो आप जानते ही हैं कि हमारे राष्ट्र में सरकार के लिए काम करने के लिए आदर्श है नीति निर्देशक तत्व। उस समय हमारी ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम नीति निर्देशक तत्व के हर बात को लागू कर सके, लेकिन संविधान निर्माताओं का यह उद्देश्य था कि भारत बदलते समय में भारत इतना समृद्ध हो जाएगा, इन सभी नीति निर्देशक तत्वों को भारत क्या करेगा? भारत में आत्मसात कर लेगा। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन यहीं से लिया गया। मनोनयन मतलब वही जो 12 सदस्य का क्या होता है? चुनाव होता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल की शक्तियां ली गई है। वाइमर संविधान जर्मनी के किससे? वाइमर वाइमर संविधान से लिया गया है। आपातकाल की शक्तियां, जो कि 3 तरह के आपातकाल लगते हैं भारत में, वो सभी कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। कनाडा से लिया गया संघात्मक व्यवस्था, मतलब राज्य और संघ की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। राज्यपाल का पद भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियां, जो अवशिष्ट शक्तियां, वैसी शक्तियां जिसका उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं है, उस सूचियों पर अधिकार केंद्र का है। और यह व्यवस्था भी हम लोग ने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। और संघ और राज्यों की शक्तियों का विभाजन भी कनाडा से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य लिया, और ये इंदिरा गांधी की सरकार ने आज़ादी के बहुत बाद लिया था। और ये कब लिया गया था? तो 76वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी ने इसे लागू किया था, मौलिक कर्तव्य को, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श लिया, क्योंकि फ्रांस की क्रांति का नारा ही था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली, ऐसी सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों से बना सकता है कानून, जैसे कि शिक्षा हो गया। प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली, लेकिन प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। याद रखिएगा, भाषा ऑस्ट्रेलिया और विचार, प्रस्तावना का विचार, विचार हमने लिया था कहाँ से? अमेरिका से लिया था साथियों। ओके। और क्या कहता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। और ये किसके तहत होता है? तो ये होता है आर्टिकल 108 के तहत। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, विधि द्वारा। और जापान से हमने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और दक्षिण अमेरिका से लिया, अफ्रीका से लिया हमने अ, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि किसमें? आर्टिकल 368 में है, भाग 20 में है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, देखिए राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से और निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। ये प्रश्न पूछा गया है साथियों 2446 बिहार दरोगा में। और वहाँ पे मेरा खुद का गलत हुआ था, मैंने राज्यसभा को देखकर आयरलैंड मार दिया था, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से और जो है मनोनयन वो आयरलैंड से। ओके। 1935 से तो संघ व्यवस्था, आपात उपबंध, राज्यपाल का कार्य, लोक सेवा आयोग, शासन अधिनियम, ये सब कहाँ से लिया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया था साथियों। तो देखिए राष्ट्रपति को कितना वेतन अभी दिया जाता है? तो राष्ट्रपति को नया वेतन है लगभग 5 लाख रुपया। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को है 4 लाख रुपये और राज्यपाल को है 3.5 लाख रुपया प्रति माह। ओके। ये तो आपका वेतन है, इसके अलावा बहुत सारे भत्ते उत्ते भी दिए जाते हैं।
उस उपराज्यपाल को दिया जाता है 2.5 लाख रुपया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिया जाता है 2.8 लाख रुपया, और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपया, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपया, और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश सीएजी को 2.5 लाख रुपया, और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी 2.5 लाख रुपया, और संघ लोक सेवा अध्यक्ष को भी 2.5 लाख रुपया। ये सब वो जितने भी हैं ये सरकारी कर्मचारी हैं, और इनका जो है वो संचित निधि पर भार्य होता है, इसलिए इन सबों का दिया गया है। आइए, राष्ट्रपति की आयु सीमा 35 वर्ष है, मतलब 35 वर्ष से कम उम्र के कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। उपराष्ट्रपति भी 35 वर्ष से छोटा कोई नहीं बन सकता है, राज्यपाल भी 35 वर्ष से छोटा कोई नहीं बन सकता है, राज्यसभा के सदस्य 30 वर्ष से छोटा कोई व्यक्ति नहीं बन सकता है। यह है आपका अधिकतम उम्र, न्यूनतम उम्र सीमा। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। 100 साल का व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है, 110 साल का व्यक्ति भी राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष, और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। ओके, देखिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और है साथियों, शपथ। देखिए, राष्ट्रपति को जो शपथ है वो कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, और इसका त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल को राज्य के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, लेकिन ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, और ये राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति देता है, राष्ट्रपति को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं, सामान्य सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, और अपना जो त्याग पत्र है यह उपाध्यक्ष को देता है। और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अपना त्याग पत्र किसे देगा? अध्यक्ष को देगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि लोकसभा में सीटों का आवंटन। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, और 31 राज्यसभा सीट है। महाराष्ट्र में 48 है, और 19 है कितना राज्यसभा सीट। पश्चिम बंगाल में 42 है, और 16 है राज्यसभा सीट। और बिहार में भी आपका कितना है? 40 है, और चौथे नंबर पर बिहार है लोकसभा सदस्यों की संख्या के हिसाब से। ओके, और चौथे नंबर पर नहीं, हमको लगता है कि 5वें नंबर पर होगा। यहाँ पे हमें वो नहीं दिख रहा है, क्या कहते हैं, तमिलनाडु नहीं दिख रहा है। देख लेते हैं, तमिलनाडु 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 का भी क्या है स्थिति। ओके, हाँ, मेरा चौथे नंबर पर ही भारत है, क्योंकि तमिलनाडु का क्या है 39 है, और 18 राज्यसभा सीट है, और बिहार में 16 राज्यसभा का सीट है। ओके, आंध्र प्रदेश में 25 है, और आपका राज्यसभा की 11 है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीट है, 11 राज्यसभा की सीट है। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीट है, और 12 राज्यसभा की सीट है। गुजरात में 26 है, और 11 है। और उसके राजस्थान में 25 है, और 10 है आपका राज्यसभा का सीट। उड़ीसा में 21, और यहाँ पे 10 राज्यसभा की सीटें। केरल में 20 लोकसभा की सीटें, और आपका जो है 9 राज्यसभा की सीटें। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें, और 6 राज्यसभा की सीटें। असम में 14 लोकसभा की सीटें, और 7 राज्यसभा की सीटें। पंजाब में 13 राज्यसभा की सीटें, और 7 राज्यसभा की सीटें। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें, और 5 राज्यसभा की सीटें। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें, और 5 राज्यसभा की सीटें। तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें, और 7 राज्यसभा की सीटें। मेघालय में 2 और 1। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख एवं सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा आपका है लक्षद्वीप। ओके, आइए, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है, और राज्यसभा की 3 सीट है। हिमाचल प्रदेश में 4, 3, अरुणाचल प्रदेश में 2, 1, मणिपुर में 2, 1, त्रिपुरा में 2, 1, गोवा में 2, 1, मिजोरम में 1, 1, नागालैंड में 1, 1, सिक्किम में 1, 1। दिल्ली में 7। दिल्ली में लोकसभा की सीटें हैं 7, राज्यसभा की सीटें हैं 3। बाकी सब में राज्यसभा की सीटें हैं 1, 1, 1। और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीटें हैं 5, और दादर और नगर हवेली जो मिल गया, और दमन और द्वीप तो 2 हो गया। लेकिन जो है आपका राज्यसभा की सीट एक है आपका कहाँ? पुडुचेरी में। और 4 सीट कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर में। तो ये अभी पूरा का पूरा खाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी क्या साथियों, सॉरी, राज्यसभा की एक भी सीट जम्मू कश्मीर में नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा ही अभी नहीं है। लेकिन लोकसभा के सदस्य हैं जम्मू कश्मीर से। ओके, अब कहता है बिहार में 5, इस भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ की विधान परिषद है। तो वो राज्य है, पहला आपका आंध्र प्रदेश। विधानसभा में सीट कितना है? 175,
और विधान परिषद में कितना सीट है? 58। ओके। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी जी हैं। ओके। ये आपका क्या है? पूरा का पूरा राज्य का दिया हुआ है। कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है, ये देख लेते हैं हम लोग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है 403 सीट, और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सीटों की संख्या 100। पश्चिम बंगाल में है 294। ये लिस्ट आपको मिल ही जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 371 में क्या है? महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंधों में विशाल उपबंध है। अनुच्छेद 371 में नागालैंड राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 के बीच में असम उपराज्य के बीच में 371। 370 को पूरी तरह से हटा दिया गया है, इसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान था। ओके। 371 की टीम आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 के ई में है आंध्र प्रदेश एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना। 371 एफ में सिक्किम राज्य के लिए विशेष उपबंध। 371 जी में मिजोरम के लिए। 371 एच में अरुणाचल प्रदेश के लिए। 371 आई में गोवा राज्य के लिए विशेष उपबंध, क्योंकि गोवा में कितना है? 40 ही। आपको पता है कि मिनिमम विधानसभा की सीटों की संख्या 60 होनी चाहिए, लेकिन 40 ही है, इसलिए इसे विशेष उपबंध चाहिए। और आपका अनुच्छेद 371 जे में कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। तो ये आपका जो है एक छोटा सा शॉर्ट नोट, ब्रीफ नोट, भारत शासन अधिनियम, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश महारानी के जो नियम और कानून आए, और आज़ादी के जो भारत का मंत्रिमंडल का गठन हुआ, और उस मंत्रिमंडल में जो हमारे सदस्य बने, जो प्रधानमंत्री बने, और साथ ही साथ हमने अपना जो संविधान के स्रोत जो कहाँ से लिए, उसको हमने पूरा डिटेल से पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। साथियों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो क्या कीजिए, हमें इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही वैकेंसी आएगी और आप सबों के कंधों पर सितारे चमकेंगे। इसी बातों के साथ, इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।